हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडास एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल शांडिल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप आज की नई क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है और आपने जो बीच में गैप अगर कोई बनाया है तो उसको फिलअप करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम भी कंटिन्यू होने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो हमारी क्लास है, आज जो क्लास है वो साइंस से रिलेटेड हमारी क्लास रहेगी। और इस साइंस में जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, वो किसी भी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। 20 क्वेश्चन का सेट होगा आज, ठीक है। और नेचुरल फिनोमिना, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे देखेंगे। ज्यादा डीप साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ साइंस की आवश्यकता है। हमारा फोकस यही है कि आपको साइंस से डर ना लगे। ये जो डर लगता है साइंस से बच्चों को, वो डर नहीं लगना चाहिए। हम एग्जाम को एनालाइज करते हैं, एनालाइज किया गया है एग्जाम केवीएस पीआरटी का, और ये देखा गया है कि सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के या न्यूमेरिकल लेवल के नहीं है। हम उसी हिसाब से काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर इसके क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, इसके पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारी क्लासेज जो है वो डेमो क्लासेस फ्री मिल जाएगी। और हमारे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उसमें अगर आप रिक्वायरमेंट है तो आप उस हिसाब से उनको सब इनरोल कर सकते हैं। देखिए, पर्सनल चॉइस है कि आप इनरोल करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, आप इस चीज को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम इनफ है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसको किस चीज की आवश्यकता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस आर ऑब्टेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। वस्तुओं को रगड़ने के से कितने प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। तो जब हम वस्तु को रगड़ते हैं तो वो कितने प्रकार के आवेश या चार्ज हमें प्राप्त होते हैं, ये क्वेश्चन है। दो प्रकार के, एक प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का। देखिए, आपने अगर एटम पढ़ा है तो आपने देखा कि एटम के बिल्कुल सेंटर में मैक्सिमम मास यहीं पर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो यहीं पर होते हैं, लेकिन इसके बाहर के सेल्स के अंदर हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं बाहर के ऑर्बिट के अंदर। तो जो दो बॉडी अगर आपस में टकराई है, रब की गई है, तो इस सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है, मतलब उसने गेन कर लिया, एक बॉडी को गेन हो गया है और दूसरे ने लूज कर दिया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लूज करता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन कर लिया उस पर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अभी तक प्रोटॉन, मान लीजिए 4 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करती है। लेकिन अब देखिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो अब क्योंकि यहाँ पर 4 प्रोटॉन हो गए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 4 प्रोटॉन होते हैं। मैंने बताया कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें एटम जो है उस पर 4 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। तो यहाँ पे बैलेंस है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो ये न्यूट्रल सा दिखाई देगा, चार्ज नहीं काउंट होगा। लेकिन अगर इसने एक लूज कर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉन तो 4 रह गए हैं और इलेक्ट्रॉन 3 रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बैलेंस हो गए, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह गया है। इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो था वो लूज कर गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन देखें तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे बैलेंस करें, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से 2 चार्ज हमारे यहाँ पर डेवलप होंगे। जब बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो इस पे 2 चार्ज होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं 2 तरह के चार्ज। तो इसका सही आंसर ही हो गया। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कॉम्ब को अपने सिर पर रगड़ के छोटे छोटे पीसेज पे, छोटे छोटे कागज के पीसेस पे के पास उसको लेके जाना, इसके साथ चिपक जाते हैं। तो ये रगड़ा गया ना, रब जो किया गया है, हेयर्स के साथ रब किया गया है, तो इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है और कॉम्ब चार्ज हो जाता है। इस तरीके से वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाता है या रिपेल करने लग जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि 2 गुब्बारे लटक रहे हैं, ठीक है, उन गुब्बारे के बीच में थोड़ा सा गैप है, लेकिन अगर इनको रब कर दिया जाए आपस में तो ये गुब्बारे एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं और दूर होने लग जाते हैं एक दूसरे से। सेम चार्ज हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज दिखाई देती है। चलिए, सेम ऑब्जेक्ट के बीच में सेम ऑब्जेक्ट सेम तरह का चार्ज लेते हैं तो वो अपने आप को रिपेल भी करने लग जाते हैं। वेयर इज द लाइटनिंग रोड अटैच्ड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। क्या है लाइटनिंग, आप सभी जानते हैं, बिजली के गिरने से बचाने के लिए बिजली की छड़ें किसी भवन पर कहाँ लगाई जाती है। इमारत के शीर्ष पर, इमारत के तल पर, इमारत के बीच में, या ये सभी। तो ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग, ऑल ऑफ दिस। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, आजकल तो काफी जो कहते हैं ना, स्काई स्क्रैपर्स नाम से, मतलब कहते हैं बहुत गगनचुंबी जो होती है वो बिल्डिंग बन रही है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, टीवी, रेडियो, या ऐसे टेलीफोन जो वायर से जुड़े होते हैं। तो ऐसी चीजें जो जब लाइटनिंग होती है, आसमान से बिजली गिरती है, तो इनको नुकसान हो जाता है, जिसमें चार्ज का ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देता है अर्थ के साथ।
तो इसलिए अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो ये रोड, इलेक्ट्रिक रोड जो है वो डिस्चार्ज करने के लिए जो ऊपर से लाइट का चार्ज आया है वो यहाँ पर इसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, और ये अर्थ से अटैच होती है रोड, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो जाता है, तो बीच में जितने इक्विपमेंट होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता। बीच में लगा देंगे तो यहाँ तक के ऊपर वाले तो नुकसान कर ही जाएंगे ना, और नीचे लगाएंगे तो ये सारे नुकसान में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर इसका होगा कि अगर हम टॉप पे बिल्डिंग पे लगाएं, ठीक है, तो वो सही रहता है। तो मेटेलिक रोड जो है वो किसी भी बिल्डिंग के टॉप पर ऊपर बिल्कुल शीर्ष पे लगा दी जाती है। ये चार्ज को ग्रेस ऑब्जर्व कर लेती है और अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देती है, अर्थिंग कर देती है। इससे इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, टीवी, रेडियो या वायर वाला, कोड वाला जो टेलीफोन है, वो बच जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल पे बात करना ठीक रहता है क्या, तो इसमें वायर नहीं होती, ठीक है, तो इस पे बात करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल कर दिया है जिसका अपना जो फोन है वो वायर्ड है, तो उसको नुकसान हो सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट को नुकसान हो सकता है। विच इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिना, इनमें से कौन सा नेचुरल फिनोमिना नहीं है, प्राकृतिक घटना नहीं है? अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइटनिंग, अर्थिंग। देखिए, भूकंप, चक्रवात, बिजली या अर्थिंग। तो अर्थिंग जो है इस पे थोड़ा डाउटफुल रहता है। देखिए, बाकी सारी लाइटनिंग तो आपको पता है आसमान में होता है, साइक्लोन आना, चक्रवात आना, ये भी बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है, अर्थक्वेक भी नेचुरल फिनोमिना है। अब अर्थिंग की जो प्रोसेस है इसको आप नेचुरली भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आप इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन ऑप्शंस के अंदर देखिए देखिए मुझे तो ये अर्थिंग का टॉपिक नेचुरल फिनोमेना में दिया हुआ है, लेकिन इसको आप आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको डी आंसर हो जाएगा, बाकी तो सारे क्लियर कट है। कभी कभी ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अर्थक्वेक आर कॉल्ड एज व्हाट? भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर ये हिंदी में ट्रांसलेशन तो आप सीधा आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन सीज्मिक वेव अगर कहें तो ये कभी कभी हिंदी में भी सीज्मिक वेव ही लिख देते हैं। तो आपको भूकंप का दूसरा नाम है सीज्मिसिटी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भूकंप का दूसरा नाम क्या है, सीज्मिसिटी, ठीक है। सीज्मिक मूवमेंट भी कह सकते हैं, सीज्मिक फिनोमेना भी कह सकते हैं। तो आपको सही आंसर ये हो गया, ए आंसर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव, माइक्रोवेव, रेडियो, ये तो बिल्कुल ही कट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एम्बर इज व्हाट? एम्बर एक न्यूलिथिक टाइम से, बल्कि पहले बहुत स्टोन एज के टाइम से एक पत्थर की तरह का, स्टोन टाइप का जो चीजें जो है यूज करते रहते हैं। असल में एम्बर क्या है? एम्बर एक तरह का रेजिन है, ठीक है, और ये रेजिन पेड़ जो है वो सिक्रेट करते हैं। और ये आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए स्टेम है, तना है किसी पेड़ का, तो इसके बार्क में कभी कभी क्रैक आ जाते हैं, तो इस क्रैक को फिल करने के लिए रेजिन सिक्रेट होता है, ताकि ये पेड़ सुरक्षित रहे, तना सुरक्षित रहे, और इस रेजिन की मदद से जो कीटाणु है या जो इसको डिग्रेड करने वाले जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, उनसे प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन जब ये फोसिल के रूप में कहीं नीचे जमा हो जाता है, ठीक है, जमीन के नीचे दब जाता है, ठीक है, तो वो काफी चमकीला, जिसको ऑर्नामेंट में यूज करने वाली चीज जैसे शीशा होता है, इस तरह का चीज बन जाता है, ठीक है। तो ये फोसिल के रूप में जो चीज होती है ये एम्बर होती है। ये एक धातु है, क्या है इसका मतलब हो गया रेजिन, ठीक है। इसको रेजिन को हिंदी में कहेंगे राल, जो पानी से निकलता है पेड़ से, ठीक है, वो एम्बर हो गया। ये काफी पुराने टाइम से इसको यूज करते आ रहे हैं। विच इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी? ये कौन सा टेस्ट जो है श्योर है? किसी पिंड पर आवेश का सुनिश्चित परीक्षण कौन सा है? रिपल्सन, लाइटनिंग, कंबशन, इंसुलेशन। देखिए, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, मान लीजिए सेम बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये गुब्बारा है और इसको मैंने किसी चीज के साथ रब कर दिया है, सेम चीज के साथ इसको भी रब कर दिया है, ठीक है, तो अब इन दोनों पे सेम चार्ज होता है, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम चार्ज जो है हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, ये इससे दूर भागेगा, ये इससे दूर भागेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। या फिर अगर एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या तो रिपल्सन हो या फिर अट्रैक्शन हो, ये दो निश्चित करते हैं कि भाई हाँ इन पे कोई चार्ज है। तो यहाँ पर हमें प्रतिकर्षण या रिपल्सन दिया हुआ है, बाकी लाइटनिंग, कंबशन एंड इंसुलेशन, ये यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What would be the displacement of a particle moving in a circular path of radius r after a displacement of half a circle? आधे वृत्त के विस्थापन के बाद r त्रिज्या के r के वृत्ताकार पथ में गतिमान कण का विस्थापन क्या होगा? ठीक है, रेडियस r है, ठीक है, एक पथ की बात कर रहे हैं जिसका अपना रेडियस r है। सेंटर से जो आउटर मोस्ट जो इसका पाथ है उसको हम r कहते हैं, इसका रेडियस कहते हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ये एक r इधर भी हो गया, तो ये 2r हो गया, ठीक है, और इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इस डायमीटर जो है वो 2r होता है। इसने कहा कि एक सर्कल है, उसके सर्कल के पे एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल इस मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और उसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एब्सोल्यूट डिस्टेंस को कहते हैं, एब्सोल्यूट डिस्टेंस,
ठीक है। एक होता है रॉ डिस्टेंस। रॉ डिस्टेंस में अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा डिस्टेंस है जिसको इसको कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डायरेक्शन के साथ चीजों को देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है। ठीक है। अगर इस डिस्टेंस की बात कर रहा है कि हाफ डिस्टेंस, ये वाला एब्सोल्यूट डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, तो इसने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आर इधर है और आर इधर है, तो ये 2r हो गया। ठीक है। और अगर आपसे पूछता था कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो आपको पता है कि जो जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है। क्योंकि इसने आधा एरिया कवर किया है तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्टेंस पूछे तो पाई आर हो जाएगा, और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पूछे तो 2r हो जाएगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इसमें काउंट करते हैं, मतलब वो अब अपने पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है। तो ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और इतनी दूरी पर है। ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस की काउंट करेंगे तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो ये इसको काउंट करेंगे। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछता है तो वो 2r हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक आर ये जुड़ गया और एक आर ये जुड़ गया, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, सी। अगर आपसे पूछता है डिस्टेंस तो ये आंसर होता। ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको और भी जो है क्लियरिटी आती रहेगी जब स्पेशल वही टॉपिक होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान इनमें से क्या होता है। एसिड रेन होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अर्थिंग होती है। ठीक है। ये भी काफी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा। लाइटनिंग के दौरान जो है आपको कहीं कहीं पर अम्लीय वर्षा की भी बात हो जाएगी, कि जब लाइटनिंग होती है तो उस लाइटनिंग में अम्ल बन जाता है, लेकिन पहले से ही अम्ल बना हुआ है। ठीक है। नाइट्रोजन निर्धारण होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव तो नहीं होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जब लाइटनिंग होती है। ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करता है। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज बाय रबिंग, इनमें से किसको रबिंग के द्वारा चार्ज किया जा सकता है। हर एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है रबिंग के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। आप अपनी बॉडी से ही देख लीजिए, अपने हेयर्स के साथ अगर कोम को, कंघे को अगर रब करते हैं तो उस पर भी चार्ज आता है, हेयर्स पे भी चार्ज आ जाता है। इसके अलावा आप सर्दी के दौरान अगर आप देखते हैं तो वूलन क्लॉथ जो आप पहनते हैं, जब उसको निकालते हैं तो निकालने के टाइम वो आपके जो रोम होते हैं, जो आपके शरीर पर हेयर्स हैं, वो रोम खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा आप अंधेरे में कपड़े निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ आवाज भी आ रही है और कुछ लाइटनिंग भी हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादातर चीजें चार्ज हो जाती है। तो एबोनाइट, प्लास्टिक, एम्बर सभी को जो है, ये सभी के सभी चार्ज हो जाएंगे रगड़ने से। तो इसलिए ये सभी आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। एम्बर जो है वो एंशियंट टाइम से यूज किया जाता था। इसको रब करते हैं ना आपस में, तो इसको जब किसी चीज के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक के साथ भी रब करते हैं तो इस पे चार्ज आ जाता है। और ये एंशियंट टाइम से ही लोगों के लिए एक इंटरेस्ट का चीज रहा है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे क्या प्राप्त करते हैं, इक्वल एंड लाइक चार्ज। दो वस्तु हैं, उनको आपस में रगड़ दिया गया है। ठीक है। ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज आपस में रगड़ा गया है, तो इन पे क्या सेम चार्ज होगा, नहीं। किसी पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, किसी पे इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। तो जिसपे माइनस हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दोनों पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक पॉजिटिव है, और एक एक नेगेटिव हो गया यहाँ पर अगर आ गया तो नेगेटिव चार्ज एक बढ़ गया, इस पे घट गया। अगर दो जाएंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इस पे दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो देखिए है तो इक्वल, ठीक है, इक्वल है, लेकिन अनलाइक चार्जेस है, तो इसका भी आंसर हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क। ये कन्वेंशन है कि जो ग्लास रोड को अगर सिल्क के साथ अगर रगड़ा जाए तो उसके पास एक चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, कौन सा है। अगर कांच की छड़ ले ले और रेशम के साथ उसको ये पुराने टाइम से रगड़ते रहे तो ये कन्वेंशन है, अंडरस्टूड बात है कि उसके पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रेशम पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। A device used to test whether an object is carrying charge or not is called as what? किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किए गए उपकरण को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर, चार्ज मीटर, इलेक्ट्रोस्कोप या चार्जोस्कोप। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसके द्वारा ये पता किया जाता है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के गिरने के दौरान वास्तव में क्या होता है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एक्चुअली व्हाट हैपन, तो अर्थ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्युमुलेशन होता है या आलोक दबाव होता है। देखिए बिजली में क्या होता है, जब बिजली पड़ती है तो पहले से बादल होते हैं और आपस में फ्रिक्शन से उन पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा रहता है। ठीक है। और इसके अलावा नीचे से थंडरस्टॉर्म आता है और थंडरस्टॉर्म की वजह से हवा ऊपर उठ रही होती है, किसी उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। जब ये आपस में टकराते हैं तो कंडक्शन हो जाता है, और कंडक्शन होने की वजह से अब डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नीचे के एरिया में भी कुछ बादल होते हैं जिनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पूरा कंडक्शन एक वायर की तरह काम करता है और अर्थ के सरफेस पे एक कंडक्शन हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से
जब चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है तो डिस्चार्ज होता है असल में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग नहीं हो रही है, चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, एक्यूमुलेशन तो पहले से हो रखा है, ये देखिए। अब इस एक्यूमुलेशन का डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से कंडक्शन दिखाई दे रहा है और लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरज के दौरान कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म विच एक्शन में बी डन। थंडरस्टॉर्म होगा तो लाइटनिंग भी होगी, तूफान आया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? यूजिंग टेलीफोन हैविंग कोड, ये तो गलत है। अगर वायर है ना तो फिर से उस पर नुकसान होने वाला है। स्विचिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, ये कर सकते हैं क्या? ये भी नुकसानदेह है। अगर अगर इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है वो जल रही हैं तो बार बार उसको जैसे ही स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेंगे उनको नुकसान हो सकता है। जल रही है तो जलने दो, ठीक है, इतना नुकसान नहीं होता है। यूजिंग ए मोबाइल फोन, ये कर किया जा सकता है क्योंकि मोबाइल फोन वायरलेस होता है और वायरलेस इक्विपमेंट पे इतना दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो हमारा सी आंसर हो गया। ऊंची इमारतों को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ लाइटनिंग, व्हाट कैन बी डन। ऊंची इमारतों को बिजली से गिरने से बचाने के लिए नॉट टू बिल्ड टॉल बिल्डिंग, ये तो कोई ऑप्शन नहीं होगा कि भाई एक समस्या है और उस समस्या से भाग ही जाओ। इंस्टॉल इंस्टॉल द लाइटनिंग कंडक्टर्स, ये कुछ कुछ मुझे लग रहा है। इंस्टॉल मैनी टीवी एंटीना, टीवी एंटीना से क्या होगा? टीवी एंटीना तो जो कम्युनिकेशन का सिग्नल है उसको पकड़ते हैं ना सैटेलाइट से, तो उससे वो बिजली थोड़ी पकड़ेंगे, वो बिजली को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। हैव ए रूफ टॉप गार्डन विद टाल ट्रीज, टाल ट्रीज ध्यान रखना, टाल ट्रीज जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनके नीचे नहीं खड़ा हुआ जाता। टाल ट्रीज में नुकसान है, और टाल ट्रीज अगर ऊपर रूफ टॉप गार्डन पे टाल ट्रीज लगा दी जाए तो ये और भी नुकसान करने वाला है। हाँ, अगर आप जंगल के अंदर हैं तो आप शॉर्ट ट्रीज के नीचे शेल्टर ले सकते हैं जब थंडरस्टॉर्म आए हो। क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत सारे टाल ट्रीज की लेयर होती है, छोटे ट्रीज की तक वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी, इन्हीं पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आपको शॉर्ट ट्रीज के अंदर शेल्टर लेना ठीक रहेगा, टाल ट्रीज के अंदर नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट रहा है। इंस्टॉलिंग लाइटनिंग कंडक्टर, बिजली के कंडक्टर स्थापित करें, ये बिल्कुल ठीक है। जो ये रोड लगाई जाती है बिल्डिंग के अंदर और जो ऊपर बिजली के जो चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, इसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। ये लगाना सबसे बढ़िया रहता है। ऊंची इमारतों को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेस होगा, इसका मतलब 19 क्वेश्चन हो गया आज। मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन द 26 ऑफ जनवरी 2001 इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस हिस्से में एक बड़ा भूकंप आया था? पूरी कश्मीर में, पूरी सेक्टर है, आपने मूवी देखी थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मुंबई महाराष्ट्र में आया था, गुवाहाटी असम में आया था, या भुज में आया था? तो आपने अभी रिसेंट में एक मूवी देखी थी अजय देवगन की, भुज। तो उस भुज मूवी में हालांकि दिखाया गया था भारत पाकिस्तान युद्ध, लेकिन भुज में भूकंप आया था और 26 जनवरी की टाइम था। हम सभी जो है वो 26 जनवरी की परेड देख रहे थे और ऐसा लगा, हम भी उस टाइम पे थोड़ा सा चार्म होता था कि 26 जनवरी की परेड देखेंगे, तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि वो एक ऐसा टाइम था जब हमारे देश पर आतंकवादी घटनाओं का बड़ा साया था और ये टेररिस्ट अटैक होते थे। भारत की पार्लियामेंट पे भी हुआ था, जम्मू कश्मीर की असेंबली पे भी हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद 26 जनवरी पर किसी ने अटैक कर दिया, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है वो भुज गुजरात से दिल्ली तक इतना तेज था, वो पहुंचा था। तो ये हमारा सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इज इट सेफर टू, आंधी के दौरान क्या यह सुरक्षित है? कैरी एन ओपन अम्ब्रेला, टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज, टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज, ये तो गलती हो गई, मैंने बताया। स्टैंड इन ओपन फील्ड्स, देखिए आपको खुले मैदान में जाओगे तो आप इजी टारगेट हो, ठीक है। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो ना कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खुले मैदान में बैठना पड़ेगा, तो आपको लेटना नहीं होता, क्योंकि लाइट यहाँ पे गिरनी होती है या यहाँ पे गिरनी होती है या यहाँ पे गिरनी होती है, तो आप पूरा लेट जाएंगे तो आपके ऊपर इस पे टारगेट जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बैठ जाएंगे, ठीक है, तो आप इतना एरिया लेंगे और बैठने के बाद भी आप क्या करेंगे, अपने सिर को अपने घुटनों में रख लेंगे, तब तो ठीक है। तो लेकिन हमारे अभी हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। ऊंचे पेड़ों के नीचे आश्रय, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टाल ट्रीज के अंडर सेफ नहीं होता है। छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय ले लीजिए, ठीक है। खुली छतरी ले लो, खुली छतरी भी एक इजी टारगेट है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप शेल्टर लेंगे तो चार्ज आपसे पहले किसी और चीज के ऊपर गिर जाएगा और बिजली गिर जाएगी, तो आप सेफ हो सकते हैं। तो हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिज्मोग्राफी इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्हाट। सीजोग्राफी एक उपकरण उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिकॉर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ विंड, बिल्कुल गलत है, ठीक है। रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक, ये ठीक लग रहा है। भूकंप के रिकॉर्ड कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए एक ग्राफ बनाता रहता है वो, इस तरीके से। तो इस तरीके से सीज्मोग्राफ जो है वो सीज्मिसिटी को, मैंने अभी का बताया था कि अर्थक्वेक का दूसरा नाम सीज्मिसिटी है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड लाइटनिंग, लाइटनिंग को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। और रिकॉर्ड टेम्परेचर, रिकॉर्ड टेम्परेचर को तो थर्मामीटर आपको पता है, वो हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 50वां क्वेश्चन हो गया, ये हमारा 20वां क्वेश्चन हो गया, वैसे ये पीडीएफ में 50वां हो गया, ठीक है। ये पीडीएफ में ये आपको शेयर कर दी जाएगी। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन स्केल कार्ड एज व्हाट। भूकंप की शक्ति के परिमाण के रूप में किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है?
राइटर स्केल, देखिए आपको कंफ्यूज किया गया है। एक रिक्टर स्केल दिया गया है और एक राइटर स्केल दिया गया है। तो आप कभी कभी चार ऑप्शन नहीं पढ़ने का ये नुकसान होता है, तो इसको आप एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश है। क्वेक स्केल ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि भूकंप के जैसे नाम रख के आपको कंफ्यूज किया गया। लेकिन रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल पे किया जाता है, अर्थ स्केल ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वो सीज्मोग्राफ है। ठीक है, सीस्मोग्राफ पे ये चीज की जाती है। लेकिन सीस्मोग्राफ के अंदर जो स्केल, ये मशीन का नाम है, और इसके अंदर जो स्केल यूज किया जाता है, ठीक है, वो क्या है, वो स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। ठीक है, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट एक उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, लेकिन क्वेश्चन अलग हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। स्टार्ट अर्ली रीच अर्ली, तो तैयारी पहले शुरू करेंगे। आज मैं निकलना, मुझे जाना है कहीं पर, ठीक है, मैं आज ही निकल लूंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं कल शुरू करूंगा, ठीक है, तो कल मैं यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन जो कल शुरू हुआ था वो यहाँ पहुंच चुका है। तो जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कीजिए, तो जल्दी पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी एक बड़ी चीज है। ये आपका टेस्ट है, ठीक है, ये आपका टेस्ट है कि आप कंसिस्टेंट है या नहीं। वैकेंसीज डिले है, मान लिया वैकेंसीज डिले है, डीएसएसबी में भी कुछ डिले हो रखी है, क्योंकि कुछ कमेटी बनी हुई है, और केवीएस में भी डिले हो रखी है। ठीक है, बहुत सारे कयास थे कि आ जाएगी, लेकिन केवीएस में डिले है। फाइनली वैकेंसी केवीएस निकालेगा, किसी को कुछ नहीं पता, तो केवीएस निकालेगा, लेकिन श्योर, क्योंकि वैकेंसीज जैसे जैसे डिले हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि 4,500 के आसपास वैकेंसीज जो है वो हर जगह आप यूट्यूब पे देखे दिखाया जा रहा है। तो केवीएस में भी निकलेगी। लेकिन अगर आपने एक तैयारी शुरू की थी, ठीक है, और वो तैयारी में आप यहाँ तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब आपने क्या किया कि वैकेंसी तो आ नहीं रही, आपने छोड़ दिया। तो आप अब यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा दिमाग घूमता रहता है, हो सकता है कि शुरू से ही शुरू करना पड़ जाए। तो आप यहाँ पहुंच चुके हैं, इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना तो वापस आना पड़ेगा, फिर इतना वापस जाना पड़ेगा, और चलना इतना ही था। तो आप अपना इस चीज का ध्यान रखिए, ये एक तरह का टेस्ट है। ये सबके साथ हुआ है कि वैकेंसी डिले होती है, बहुत बहुत ज्यादा दिन तैयारी करनी पड़ती है, आप बहुत वेट करते हैं, ठीक है, लेकिन उस बीच में आप ढीले पड़ जाते हैं। ढीला पड़ना जो है ना, अपने आप को समझाइए इस चीज को कि वह आपको जल्दी पहुंचना है, तो अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए, जल्दी शुरू कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। वेल बिगिन इज हाफ एन आवर, बढ़िया शुरुआत कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा 2 दिन गैप लेना कोई बात नहीं, ले लीजिए, अच्छी डाइट लेके, मेडिटेशन करके, और पूरा प्लान बना के पढ़िए। ठीक है, आपके पास प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान, डेली का स्टडी प्लान, जिसमें आप हमारे साथ जो रिवीजन करने आ रहे हैं वो भी, और आपका सेल्फ जो प्लान होता है वो भी होना चाहिए, मतलब सेल्फ स्टडी का प्लान भी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देंगे, मेहनत का उत्तर मेहनत से देंगे, कंपटीशन का उत्तर कंपटीशन देंगे, मिल के देंगे, और आप सभी सक्सेसफुल होंगे, यही हमारी कामना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।